and rhetorical defenses into something like formal. It was a formal birth of English essay. तो बताओ कौन कौन थे एलिजाबेथन एज में और जेकोबियन एज में? एडमंड बर्क, थॉमस पेन, ओके, और सबसे अर्ली? अच्छा, स्कूल मास्टर किसने लिखा था? जो एक ट्रीटीज था एजुकेशन पे, टीचिंग ऑफ लैटिन पे, एडवोकेटिंग ऑफ जेंटल पेडागोजी ओवर फिजिकल पनिशमेंट, किसने लिखा था? स्कूल मास्टर। करेक्ट, इट वाज रॉजर एस्टम। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री किसने लिखा था, जिसको हम डिफेंस ऑफ पोइजी भी कहते हैं? प्यूरिटन के अटैक्स के अगेंस्ट एक डिफेंस है, स्पेशली स्टीफन गॉसन का स्कूल ऑफ अब्यूज के अगेंस्ट। इट वाज फिलिप सिडनी, है ना, famously declaring that the poet never affirmeth and therefore never lieth, कि कभी पोएट्स ने तो ये तो नहीं कहा कि हम सच की तरफ जा रहे हैं, हम कुछ सच बता रहे हैं। अगर यही नहीं कहा तो झूठ क्या बोलेंगे, राइट? अच्छा, फ्रांसिस बेकन के एसेज कब पब्लिश हुए, ये बताओ। 3 एडिशंस आए उनके, कौन कौन से ईयर्स में एडिशंस आए हैं, ये बताओ। बताओ 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 बताओ। And Francis Bacon was known for his aphoristic style. एफोरिस्टिक जिसमें शॉर्ट मेमोरेबल सा स्टाइल था, विटी सा, उसमें ऑफ ट्रूथ, ऑफ स्टडीज, ऑफ रिवेंज, ये कुछ फेमस एसेज रहे हैं। ओके ओके, चेक करो। आई थिंक 1597, 1612 और फिर 1625, ठीक है। और एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इन्हीं का 1605 में आया। ये एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट था, मैपिंग आउट द फील्ड ऑफ ह्यूमन नॉलेज। अच्छा, ये बताओ, एनाटॉमी ऑफ मेलनकली किसने लिखा है? एनाटॉमी ऑफ मेलनकली किसने लिखा? करेक्ट, रॉबर्ट बर्टन ने। कब? 1621 में। चलो रुको, शुरू करते हैं, लिखना भी आ गया शुरू। Something is wrong with this. Okay, आ गया, शुक्र है। ओके, रेडी? तो अभी तक हमने कौन कौन से नाम देख लिए? वो मैं नहीं, हमने देख लिया रॉजर एस्टम, फिलिप सिडनी, फ्रांसिस बेकन और रॉबर्ट बर्टन। तो रॉबर्ट बर्टन का एक चीज जरूर लिखूंगी, इन्होंने एक सूडोनिम के अंडर लिखा है। सूडोनिम का नाम डेमोक्रिटस जूनियर, ठीक है। इस नेम के अंडर इन्होंने अपना एनाटॉमी ऑफ मेलनकली लिखा। इट इज अ मैसिव इसेंट्रिक मेडिकल एंड फिलोसॉफिकल स्टडी एनालाइजिंग ह्यूमन डिप्रेशन। डिप्रेशन को एनालाइज किया है कि क्या रीजंस हैं, क्यों होता है, क्या करना है, और बहुत सारे क्लासिकल कोट्स उसमें इन्होंने दिए हैं। अगर मैं प्यूरिटन और कैरोलाइन और कॉमनवेल्थ वाला एरा में आ जाऊं, कॉमनवेल्थ, तो यहां पे हमें मिलते हैं
टॉमस ब्राउन, (1605 से 1682 तक. इनका मेन वर्क है रिलीजियो मेडिकी, मतलब रिलीजन ऑफ अ डॉक्टर. इसमें इन्होंने प्राइवेट क्रिश्चियन फेथ को एक्सप्लोर किया है अलोंग साइड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. इन्होंने ही लिखा है अर्न बरियल, जिसका एक और नाम है विच इज, इस पे क्वेश्चन भी आया था, हाइड्रियोटेफिया या फिर अर्न बेरियल, कॉमा लगा के एक्चुअली है 1658 का, ये वाला 43 का है. ये जो है दूसरा अर्न बेरियल, इट्स अ डीप मेडिटेशन ऑन जो बेरियल के कस्टम्स होते हैं ना, उस पे ह्यूमन मॉर्टैलिटी पे बात की है और अर्थली मॉन्यूमेंट्स की फ्यूटिलिटी पे बात की है. फिर इसी टाइम पे मेन बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जॉन मिल्टन. साथ साथ क्रोनोलॉजी देखते जाओ, यही रिवीजन होता है. एरोपेजिटिका, (1644), ये एक पॉलेमिकल ट्रैक्ट था, पैशनेटली डिफेंडिंग व्हाट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर. जो सेंसरशिप आया था इस टाइम पे, उसके अगेंस्ट ये बात कर रहे थे. इन्होंने ही ऑफ एजुकेशन भी लिखा है 1644 में ही, विच टॉक्स अबाउट आइडियल करिकुलम फॉर ह्यूमैनिटीज की स्टडी के लिए. एंड अदर बहुत सारे पैम्फलेट्स इन्होंने लिखे हैं. टॉमस हॉब्स, मैं आपको नाम दे रही हूँ, सारे वर्क्स नहीं लिख सकती मैं अभी, लेकिन जब आपके पास नाम आ गए तो आप आज के दिन नॉन फिक्शन पूरा रिवाइज कर सकते हो इन सारे राइटर्स के और वर्क्स देखते हुए. जैसे कि हमने बात की एनाटॉमी ऑफ मेलनकली की, है ना, कितनी तरह की मेलनकलीज बताई हैं रॉबर्ट बर्टन ने, उनके नेम्स क्या हैं, ये छोटी छोटी डिटेल्स, सीधा फैक्चुअल क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वो आप देख सकते हो. फिर आते हैं टॉमस हॉब्स, ये थोड़े पुराने हैं लेकिन इसी एज में है. इनका मेजर वर्क है लेवियाथन, 1651 का ये वर्क है. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल पॉलिटिकल ट्रीटीज था, जिसमें इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को. किसको? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी. एंड इसी में इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल एक सॉवरेनिटी को भी एडवोकेट किया है टू प्रिवेंट द केओस ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर. एक और नाम इसी एज में आएगा, आइजैक वॉल्टन. ठीक है, अब मैं आपको मेन नाम बता रही हूँ. अगर टाइम बच गया तो हम वापस आ जाएंगे एक बार रिवाइज करने, हर एक एज के कोई अगर माइनर राइटर्स रह जाएंगे. 1593 से 1683, आइजैक वॉल्टन, इन्होंने लिखा था द कंप्लीट एंगुलर. ये इसकी स्पेलिंग है. 1653 का ये वर्क है. ये एक मैनुअल था फिशिंग के ऊपर. इसके ऊपर लिखा इन्होंने ये फिशिंग पे. ठीक है, बट इट फंक्शंस एज अ सेलिब्रेशन ऑफ पीस, रिदम एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज ऑफ रूरल इंग्लिश लाइफ. तो ये आ गया कॉमनवेल्थ वाला एरा. टाइम बचेगा तो वापस आएंगे. ठीक है, अभी आगे चल रही हूँ. तीसरा एरा है हमारा द रेस्टोरेशन. मोनार्की वापस आ गई. 1660 में हुआ रेस्टोरेशन, 1700 तक रेस्टोरेशन एरा हम बोलते हैं. दिस पीरियड मार्क्ड द राइज ऑफ अ स्ट्रक्चरल लिटरेरी क्रिटिसिज्म.
एक स्ट्रक्चरल क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म यहाँ पे आया. हाईली पर्सनल हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स, मतलब डायरीज यहाँ पे बहुत फेमस हुई. पर्सनल क्रॉनिकल्स यहाँ पे लोगों ने लिखना शुरू किया. यहाँ पे कुछ नाम आते हैं जैसे कि जॉन बनियन. जॉन बनियन 1628 से 1688, राइट. इन्होंने वर्क लिखा ग्रेस अबाउंडिंग. ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ ऑफ सिनर्स. 1666 का ये वर्क है. एक बहुत ही डीपली इंटेंस स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ये. अपनी जर्नी इन्होंने बताई है फ्रॉम सिन टू रिलीजियस ग्रेस इस वर्क में. ओके, फिर आते हैं जॉन ड्राइडन. 1631 से 1700. बहुत सारे वर्क्स हैं वैसे तो, लेकिन इनका क्रिटिसिज्म का वर्क, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है. 4 कैरेक्टर्स हैं इसमें. कौन कौन से हैं बताओ? क्राइटिस, यूजीनियस, लिसिडियस और नियंडर. और अब अपने आप से क्वेश्चन कर लो कि कौन सा कैरेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है. ड्राइडन कौन है इनमें से? इंग्लिश को कौन डिफेंड कर रहा है? फ्रेंच को कौन डिफेंड कर रहा है? मॉडर्न को कौन डिफेंड कर रहा है? और ट्रेडिशनल को कौन डिफेंड कर रहा है? ये आपको दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा इसमें है, और एंशिएंट वर्सेस मॉडर्न पोएट्री की बात इसमें इन्होंने की है. नेक्स्ट आते हैं डायरिस्ट, सैमुअल पेपीज. 1633 से 1703. और दूसरे डायरिस्ट कौन है? जॉन एवेलिन. 1620 से 1706. सैमुअल पेपीज की दोनों की डायरीज हैं, है ना. और सैमुअल पेपी ने बहुत कोडेड लैंग्वेज में इसको लिखा था. बहुत टाइम लग गया इसको डीकोड करने के लिए. शॉर्ट हैंड साइफर में इन्होंने लिखा था. और इन वैल्यूबल आई विटनेस अकाउंट्स हैं ऑफ ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन जो 1665 में आया था, और दूसरा ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो 1666 में आई थी. तो इन दोनों पे ही इन्होंने बात, दोनों ने लोगों ने लिखी है. और बड़ा मजे की बात है कि दोनों ने बड़े अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिखा है. एक तो ग्रेट प्लेग का और दूसरा ग्रेट फायर. डेट्स 65 और 1666. तो ये है रेस्टोरेशन एज के मेन 4 नॉन फिक्शन राइटर्स. नेक्स्ट एज में अगर हम आए तो हमें कौन सा एज आता है बताओ? ऑगस्टन एज. और बहुत इंपॉर्टेंट एज है नॉन फिक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे राइज होता है जर्नलिज्म का, या फिर इसको हम 18th सेंचुरी भी बोल सकते हैं. इसका डेट क्या आएगा? 1700 से 1789 तक अप्रोक्सीमेटली. अनडिस्प्यूटेड हम इसको क्या कहते हैं? गोल्डन एज ऑफ व्हाट? गोल्डन एज ऑफ पीरियोडिकल एसेज. फॉर्मल बायोग्राफीज यहाँ पे हमें मिलती हैं, और अर्ली
मॉडर्न फेमिनिज्म यहीं पे मिलता है, और एंड ऑफ कोर्स नियो क्लासिकल पॉलिटिकल प्रोज मिलता है। ठीक है, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे सबसे पहले जॉनथन स्विफ्ट का। जॉनथन स्विफ्ट 1667 से 1745 क्या लिखा था इन्होंने? बैटल ऑफ बुक्स लिखा, टेल ऑफ टब या बैटल ऑफ बुक्स, ब्रिलियंट सटायर्स एक्सप्लोरिंग रिलीजियस फ्रैगमेंटेशन एंड इंटेलेक्चुअल डिबेट्स बिटवीन एंशियंट एंड मॉडर्न राइटर्स। जैसे अगर हम बात करें बैटल ऑफ बुक्स की, वहाँ पे भी एक लाइब्रेरी है, वहाँ पे पुरानी और नई किताबों में बहस हो रही है, हम बेटर हैं कि हम बेटर, इस तरह से। और सबसे बड़ा सटायर इनका अ मॉडेस्ट प्रपोजल। एक बहुत ही बड़ा एक मास्टरपीस है ऑफ सस्टेन्ड आयरॉनिकल प्रोज। मतलब लोगों ने इनको पागल बोल दिया था जब पढ़ा था कि क्या लिख रहे हो आप, छोटे बच्चों को हम फीड करेंगे, ये करेंगे 1 साल तक, मोटा तगड़ा बनाएंगे आयरिश लोग, और इंग्लिश लोग आप खरीद के फिर इसको खा जाओ बच्चों को, कि हम इम्पावरिश्ड आयरिश बच्चों को बेच देंगे एज फूड टू वेल्दी इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। इट वॉज आयरॉनिक। दूसरा नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये दोनों ही, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन। रिचर्ड स्टील 1672 से 1729 और एडिसन okay, the toddler founded only by Steele first, कब? 1709 में। फिर the Spectator founded jointly by them, introduced the famous Spectator Club, फिक्शनल है ये स्पेक्टेटर क्लब, जिसमें एक कैरेक्टर हमारे को मिलता है, क्या नाम है उसका? रॉजर डी कोवरली। ठीक है, उसके बाद सैम्यूल जॉनसन, इनकी डिक्शनरी तो है ही है, साथ में रैम्बलर जो 1750 से 52 तक चला, आइडलर जो 58 से 60 तक चला। पीरियोडिकल्स हैं ये दोनों ही। और फिर डिक्शनरी आ गई इनकी। डेट क्या है डिक्शनरी की बताइए? माइलस्टोन इन लेक्सिकोग्राफी। एंड लास्ट में जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट नॉन फिक्शन वर्क आया वो आया लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स। इसमें आपने देखना है फर्स्ट लाइफ किसकी है, लास्ट लाइफ किसकी इन्होंने बात की है, 52 लोगों की बात की है। तो बायोग्राफीज हैं इसमें, क्रिटिकल एनालिसिस है 52 पोएट्स के, बिगनिंग विद इब्राहिम काउली। ठीक है, वन मोर नेम इज एडमंड बर्क। बर्क यहाँ आएंगे, आपने पहले कह दिए थे, 1729 से 1797। बर्क ने क्या लिखा? फिलोसॉफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडियाज ऑफ द सब्लाइम एंड ब्यूटिफुल। अभी अभी यूपीपीएससी का नहीं, या तो एचपी सेट था या किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन आया था
टाइटल लिखे थे उलट सुलट करके, तो आपने बताना था कौन सा सही टाइटल है। A philosophical inquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful। 1757 का ये वर्क था। दूसरा वर्क इनका था रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। रिफ्लेक्शंस ऑन revolution in France, 1790। This was a critique of French Revolution। ओके, यहीं पे थोड़े से और नाम हैं इस एज में, जैसे कि एडवर्ड गिबन 1737 से 1794। इन्होंने क्या लिखा? हिस्ट्री ऑफ द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर। सिक्स वॉल्यूम्स हैं इसके। HPSC में, ओके। 6 वॉल्यूम्स हैं, 1776 से 88 तक। It is celebrated for its sweeping narrative scale and ironic critique of religious institutions। Religious institutions को critique किया इन्होंने। यहीं पे आती हैं मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। आप सबको पता है क्या लिखा इन्होंने? विंडिकेशन। विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ women। 1792, one of the first feminist texts कि women are not naturally inferior to men, they only appear so due to lack of education। जेम्स बॉसवेल। किसकी बायोग्राफी लिखी इन्होंने? लाइफ ऑफ सैम्यूल जॉनसन। ठीक, 1791 में। widely considered the greatest biography written in English language। तो ये हो गए आपके ऑगस्टन एज के। जॉनथन स्विफ्ट, रिचर्ड स्टील एंड जोसेफ एडिसन, सैम्यूल जॉनसन, एडमंड बर्क, एडवर्ड गिबन, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट एंड जेम्स बॉसवेल। आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे रोमांटिक एज की। बहुत ही बढ़िया नॉन फिक्शन राइटर्स हैं रोमांटिक एज के। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने अबैंडन कर दिया जो ऑब्जेक्टिव नियो क्लासिकल एक फ्लेवर था, जो डिस्टेंस था। किसके लिए, किसका फेवर किया इन्होंने? सब्जेक्टिव और पर्सनल एसेज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, पॉलिटिकल ट्रीटीज या बहुत ही साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन है बेसिकली। सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे। क्या लिखा वर्ड्सवर्थ में? प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स
और वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ बर्थ बताओ। एटीन हंड्रेड एडिशन, अलग अलग एडिशंस की डेट्स याद रखनी है। दिस इज द मैनिफेस्टो ऑफ रोमांटिसिज्म। यहाँ से रोमांटिक मूवमेंट आप कह सकते हो शुरू हुआ। इट डिफाइंस पोएट्री एज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। वर्ड्सवर्थ का डेट ऑफ बर्थ, सैम्यूल टेलर कोलरिज। क्या लिखा इन्होंने? बायोग्राफिया लिटरेरिया। कब? ये इसमें ही ब्लेंड्स ऑटोबायोग्राफी विद एडवांस्ड फिलोसफी ईयर। फेमसली यहाँ पे इन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन को डिस्टिंक्शन बताया है, डिस्टिंक्ट किया है, और फैंसी को भी, इमेजिनेशन और फैंसी का डिस्टिंक्शन किया है। विलियम हैजलिट। ठीक, बहुत कुछ लिखा है इन्होंने, जैसे कि टेबल टॉक, द स्पिरिट ऑफ एज, बहुत शार्प और बहुत फियर्सली पॉलिटिकल लिटरेरी प्रोफाइल्स हैं ऑफ हिज कंटेम्प्रेरीज। अपने कंटेम्प्रेरीज पे इन्होंने बात की है। ठीक है, चार्ल्स लैम्ब, क्या लिखा इन्होंने? एसेज ऑफ एलिया। लास्ट एसेज ऑफ एलिया भी लिखा 1833 में, और पेन नेम यूज किया है एलिया। ये इनका पेन नेम है। एक बार क्वेश्चन आया था कि एलिया कौन है? चार्ल्स लैम्ब हिमसेल्फ। डीपली पर्सनल फेमिलियर एसेज हैं, जैसे ड्रीम चिल्ड्रन, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे है। ओल्ड चाइना एक और ऐसे है। थॉमस डी क्विंसी। (1885 से 1859). ठीक है, इन्होंने क्या लिखा? कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। अब ये कोलरिज के साथ कंफ्यूज नहीं करना, ओपियम ईटर सिर्फ कोलरिज ही नहीं थे। कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर। लैंडमार्क साइकोलॉजिकल मेमोआर है ये अपना ही, इसमें एडिक्शन और ऑल्टर्ड ड्रीमस्केप्स की इन्होंने बात की है। एक और इनका वर्क है ऑन द नॉकिंग ऑफ द गेट्स ऑफ मैकबेथ। डी क्विंसी बहुत ज्यादा पढ़ते थे, इतना पढ़ते थे कि इनकी घर पूरा का पूरा किताबों से भर जाता था। यहाँ तक कि इनका बाथ टब भी किताबों से भर जाता था। और फिर जब जगह ही नहीं बचती थी तो ये क्या करते थे? तो ये घर चेंज कर लेते थे। On the knocking at the gates, in Macbeth, 1823। बहुत सेलिब्रेटेड पीस है ऑफ सब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ओके, तो ये कुछ आ गए आपके रोमांटिक एज के राइटर्स।
फिर आता है हमारा विक्टोरियन एज, कब से कब तक? 32 से 1901 तक, राइट? एंड जो नॉन फिक्शन है विक्टोरियन एज में, दिस वाज डोमिनेटेड बाय सेजेस, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स थे जो बहुत मैसिव कल्चरल या पॉलिटिकल आर्टिस्टिक क्रिटिक्स लिख रहे थे, अड्रेसिंग द एंग्जाइटीज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आपको पता है इस टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पे था। तो यहाँ पे हमारे पास हैं मकौले, एटीन हंड्रेड से 1859। क्या लिखा था इन्होंने? मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन। कोई बड़े अच्छे आदमी था नहीं है, इज्जत देने का मन करता नहीं है। 1835 का, बट ये याद रखनी है डेट्स। बहुत ही इन्फ्लुएंशियल और कंट्रोवर्शियल कॉलोनियल पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ये, एडवोकेटिंग फॉर इंग्लिश मीडियम एजुकेशन इन इंडिया। और इन्होंने एक और चीज लिखी है विच इज द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। एक विग्स और टोरीज थे ना पॉलिटिकल पार्टीज, तो विग के पर्सपेक्टिव से इन्होंने लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम, और सब लोग इनसे इन्फ्लुएंस्ड थे। ये थे थॉमस कार्लाइल। ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने? बहुत कुछ, बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जैसे सार्टर सार्टस 1833 से 34 के बीच, बहुत ही यूनिक फिलोसॉफिकल सटायर है ये, जिसमें इन्होंने अपनी फिलॉसफी दी है, एक फिलॉसफी ऑफ क्लोथ्स। ओके, another very important essay is on hero worship and the heroic in history. ओके, ये आया 1841 में। इसमें इनकी क्या है? ग्रेट मैन की थ्योरी है। इसके बाद नाम आता है जॉन रस्किन का। आर्ट क्रिटिक थे ये। एटीन 19 से 1900। इनका एक इंपॉर्टेंट वर्क है मॉडर्न पेंटर्स। फाइव वॉल्यूम्स में ये वर्क है, 43 से 1843 से लेके 60 तक। This is what? This is a defense of J.M.W. Turner that grew into a massive theory of art. Please remember, J.M.W. Turner का defense. फिर लिखा इन्होंने द स्टोन्स ऑफ वेनिस। फिफ्टी 51 से 53। इसमें एक बहुत फेमस चैप्टर है इस बुक में, इस वर्क में। उस चैप्टर का नाम है द नेचर ऑफ गॉथिक।
ठीक है, ये चैप्टर है। सेलिब्रेटिंग व्हाट? सेलिब्रेटिंग मिडीवल क्राफ्ट्समैनशिप ओवर इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग, कि अब तो रहा ही नहीं, अब तो सब मशीन से आ रहा है, पहले ऐसा हाथ से काम होता था, वो बहुत सुंदर होता था। अनदर वर्क इज unto this last, एक क्रिटिक है ये भी ऑफ क्लासिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स, जो दैट डीपली इन्फ्लुएंस्ड महात्मा गांधी। प्लीज रिमेंबर, महात्मा गांधी को इन्फ्लुएंस किया था। नेक्स्ट नेम, next name is Matthew Arnold. (1822 से 1888) Essays in Criticism। ठीक है, फर्स्ट, इसके भी अलग अलग एडिशंस है। पहला सीरीज आया 1865 में, दूसरा आया 1888 में। इसी में इन्होंने अपना टचस्टोन वाला जो इनका थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस किया है, टचस्टोन मेथड फॉर ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएटिंग पोएट्री, राइट। फिर इनका कल्चर एंड अनार्की, कल्चर एंड अनार्की आया 1869 में। इन्होंने कैटेगराइज कर दिया है ब्रिटिश सोसाइटी को इनटू व्हाट? इनटू बारबेरियंस। कौन है बारबेरियंस? एरिस्टोक्रेसी वाले। फिलिस्टीन्स, जो आपकी मिडिल क्लास है वो, और पॉपुलिस, ये टर्म्स दिए इन्होंने। पॉपुलिस कौन है? वर्किंग क्लास। इन्होंने डिफाइन किया कल्चर को एज द बेस्ट विच हैज बीन थॉट एंड सेड। इनका दिमाग में कल्चर वाज लाइक हाई कल्चर, स्टैंडर्ड मेंटेन होना चाहिए। किसी भी चीज को आप कल्चर बोल दोगे तो स्टैंडर्ड गिर जाएगा इनके हिसाब से। वॉल्टर पेटर, आर्ट फॉर आर्ट सेक। इन्होंने वर्क लिखा स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां, स्टडीज इन द हिस्ट्री ऑफ रेनेसां। ठीक है, 1873 में एब्सोल्यूट हैंडबुक है एस्थेटिक मूवमेंट का, ये फेमसली डिक्लेयरिंग दैट वी मस्ट बर्न ऑलवेज विद दिस हार्ड जेम लाइक फ्लेम एंड एडवोकेटिंग आर्ट फॉर आर्ट सेक। ये आपके आ गए विक्टोरियन एज के, मकॉले, कार्लाइल, रस्किन, आर्नल्ड, वॉल्टर पेटर। मॉडर्न एज, अप्रोक्सीमेटली ये हाई मॉडर्निज्म फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। अब मॉडर्न नॉन फिक्शन जो है इट टर्न्ड अवे फ्रॉम द ग्रैंड विक्टोरियन मॉरलाइजिंग। इन्होंने पॉलिटिकल डिसइल्यूजनमेंट, वॉर को रिपोर्ट करना, है ना, मॉडर्निस्ट लिटरेरी रीवैल्यूएशंस, इस तरह का माहौल बन गया मॉडर्न एज में। तो हमारे पास नाम है टी.एस. एलियट, (1888 से 1965). क्या लिखा इन्होंने? बहुत कुछ। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट,
1919 का ये वर्क है। इसमें इनकी कौन सी थ्योरी आई है? थ्योरी ऑफ impersonality, impersonal theory of poetry। अपना जो आपका एक ऑरा है वो पोइट्री में नहीं नजर आना चाहिए, impersonality। Hamlet and his problems, 1919। और यहां पे क्या कॉइन किया इन्होंने? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ठीक, फिर द मेटाफिजिकल पोएट्स, मेटाफिजिकल पोएट्स 21। और यहां पे क्या कॉइन किया है? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। कि थॉट और इमोशन इकट्ठे नहीं चलते एक टाइम के बाद। पहले के राइटर्स में थे, देयर वाज अ सेंसिबिलिटी, देयर वाज एन एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, लेकिन आगे के राइटर्स में नहीं है। वर्जीनिया वुल्फ, ये पहले आएंगी इनसे, ठीक है, क्रोनोलॉजी में। इन्होंने लिखा द कॉमन रीडर, एक तो 1925 में। इट्स अ कलेक्शन ऑफ अप्रोचेबल ब्रिलियंट लिटरेरी एसेज, अ रूम ऑफ वन्स ओन, में एक फेमिनिस्ट लेक्चर सीरीज outlining the material and economic spaces required for women to write fiction, और 3 guineas, '38 में। It links fascism and war directly to patriarchal structures. E.M. Foster, मैंने आपको इसका एक पार्ट करवाया था, एस्पेक्ट्स ऑफ द नॉवल। क्लार्क लेक्चर्स की तरह ये डिलीवर किए गए थे, फेमसली इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फ्लैट वर्सेस राउंड कैरेक्टर्स यहां पे हमें देखने को मिलते हैं। राइट, जॉर्ज ऑरवेल, इन्होंने भी बहुत कुछ लिखा है, जैसे कि डाउन एंड आउट इन पेरिस, डाउन एंड आउट इन पेरिस एंड लंदन, 1933, द रोड। जॉर्ज ऑरवेल के नॉन फिक्शन पे आए हैं क्वेश्चंस एग्जाम में। टू वीगन फायर, 1937। पिलर्स हैं ये ऑफ सोशियो पॉलिटिकल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये दोनों ही वर्क्स। फिर इन्होंने लिखा होमेज टू कैटलोनिया, 1938। ये एक पर्सनल मेमोआर है,
जब इन्होंने अपना टाइम बिताया था फाइटिंग इन द स्पेनिश सिविल वॉर। और फिर कुछ एसेज हैं जैसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज 1946 का। अच्छा, ये जो नेक्स्ट लिख रही हूँ इससे 2-3 बार क्वेश्चन आया है। शूटिंग एन एलिफेंट, थर्टी सिक्स का। एक डायरेक्ट और बहुत क्लियर प्रोज इन्होंने लिखे हैं जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है। तो ये मॉडर्न एज के हो गए। अब जब हम पोस्ट मॉडर्न की बात करते हैं तो कल ने आपको बहुत सारे क्रिटिक्स और 25 हमने क्रिटिक्स और थ्योरिस्ट्स कवर किए, वो सब नॉन फिक्शन में आते हैं। जैसे रिचर्ड होगार्ट हो गए, रेमंड विलियम्स हो गए, ईपी टॉम्पसन हो गए, स्टुअर्ट हॉल, लॉरा मल्वी, डिक हेब्डिग, एलन सिनफील्ड, एंजेला मैक्रॉबी, पॉल गिलरॉय, टेरी ईगल्टन लिख सकते हो आप। टेरी ईगल्टन ने एक वर्क लिखा था आफ्टर थ्योरी, ठीक है। दैट इज अ वेरी प्रोवोकेटिव लुक एट द स्टेट ऑफ कंटेम्प्रेरी लिटरेरी थ्योरी, क्योंकि लिटरेरी थ्योरी पे उन्होंने बहुत सारी वर्क्स लिखे हुए हैं। और वो कहते हैं कि जो ग्रैंड एज था ना हाई थ्योरी का, इट हैज पास्ट। किसने बोला ये? टेरी ईगल्टन ने बोला। एक और वर्क उन्होंने लिखा था व्हाई मार्क्स वाज राइट, 2011 का वर्क है ये। एक बहुत पॉपुलर प्रेस डिफेंस है ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिक इन द फेस ऑफ मॉडर्न फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। उसके बाद एक नाम और है मार्क फिशर, ये राइट इट डाउन। पोस्ट मॉडर्न में, ठीक है। सारे नहीं लिख रही हूँ, जो नहीं किए हैं कुछ इंपॉर्टेंट वो लिख रही हूँ। मार्क फिशर, इन्होंने एक वर्क लिखा था कैपिटलिस्ट रियलिज्म। इसका सब टाइटल था इज देयर नो अल्टरनेटिव मैसिव हिट इन कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज, ये वाला वर्क। तो ही डिटेल्स कि किस तरह से जो कैपिटलिज्म है हैज सक्सेसफुली फ्रेम्ड इटसेल्फ एज द ओनली वायबल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, मेकिंग इट इजियर टू इमेजिन द एंड ऑफ द वर्ल्ड देन द एंड ऑफ कैपिटलिज्म। सोच ही नहीं सकते हम कैपिटलिज्म खत्म कैसे होगा। एक और इन्होंने वर्क लिखा था द वियर्ड एंड द ईरी। ये एक एस्थेटिक एक्सप्लोरेशन है ऑफ लिटरेचर एंड फिल्म, लुकिंग एट स्पेसेस ऑफ मेटाफिजिकल डिसोरिएंटेशन। ओके, यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबको? ओके, एक और अब लास्ट में हम रिवीजन करते हैं एक अच्छा और चलिए। ओल्ड इंग्लिश की मैंने बात नहीं की, मैं ऐसे आपको नाम दे देती हूँ। ओल्ड इंग्लिश में बीड, किंग एल्फ्रेड, एफ्लिक, एफ्रिक, ये लोग थे, ठीक है। एग्लीजियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल किसने लिखा, इस तरह से अगर पूछ लेते हैं तो बीड ने लिखा था, है ना। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स थे, रिलीजियस प्रोस ट्रेडिशंस थे बहुत सारे।
मिडिल इंग्लिश पीरियड में अगर चले जाएं तो जॉन विकलिफ, पूरा का पूरा जो बाइबल ट्रांसलेशन है वो साथ में आप 1611 तक का कर लेना चाहिए। तो विकलिफ हो गए यहाँ पे, सर टॉमस मैलरी, जॉन मैंडेविल, है ना। तो ले मॉर्ट डे आर्थर किसने लिखा। फिर रेनेसा में हमने बात कर ली, तो कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स, टॉमस मोर का नाम नहीं लिखा तो टॉमस मोर का नाम लिख लो, रॉजर एस्टम, फिर रिचर्ड हुकर, फिलिप सिडनी। माइनर की बात करें तो जॉन लिली आ गए, है ना, उनकी हमने बात पहले की थी। हैकलेट आ गए, हॉलिंशेड आ गए, जॉन फॉक्स आ गए। तो यूटोपिया किसने लिखा, मोर ने। अपॉलॉजी ऑफ पोइट्री, सिडनी ने। स्कूल मास्टर, रॉजर एस्टम ने। प्रिंसिपल नेविगेशंस किसने लिखा, हैकलेट ने। जेकोबियन और कैरोलाइन एज में आ जाओ तो फ्रांसिस बेकन, मेजर मेजर दो मेजर हैं, फ्रांसिस बेकन और टॉमस ब्राउन, ठीक है। माइनर की बात करें तो रॉबर्ट बर्टन, टॉमस फुलर, आइजैक वॉल्टन और जॉन सेल्डन है एक, ये 4-5 नाम है यहाँ पे। कंप्लीट एंगुलर किसने लिखा, वॉल्टन ने। एनाटमी ऑफ मेलैंकोली किसने लिखा, बर्टन ने। रेस्टोरेशन एज पे आ जाओ तो मेजर में कौन आएंगे, ड्राइडन, बनियन, है ना। और आपके डायरिस्ट्स, पेपीज, एवलिन। एसी ऑफ ड्रामेटिक पोइजी, ड्राइडन। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, बनियन। पेपीज का डायरी। ऑगस्टिन एज में आ जाएं तो एडिसन, स्टील, जॉनथन स्विफ्ट, सुपर इंपॉर्टेंट 3 नेम्स। इनके अलावा डैनियल डेफो हैं, जॉर्ज बर्कली थे। इस यहाँ पे आके हमें टॉटलर, स्पेक्टेटर, गार्डियन किसका है, रैम्बलर किसका है, आइडलर किसका है, कितने हफ्ते में कितनी बार आया, स्टेटमेंट्स आपको बना के देंगे ये लोग, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। जॉनसन की एज में सैमुअल जॉनसन, जेम्स बॉसवेल, एडमंड बर्क। इनके अलावा ओलिवर गोल्डस्मिथ ने भी लिखा है, फैनी बर्नी है, हॉरिस वॉलपोल है, एडवर्ड गिबन है। तो अगर पूछ लें कि रिफ्लेक्शंस ऑन रेवोल्यूशन इन फ्रांस किसने लिखा है, तो एडमंड बर्क ने लिखा है, राइट। वैसे डर भी बढ़, हाँ डर तो बढ़ना ही है ना। फिर आते हैं रोमांटिक एज में तो विलियम हैजलिट, चार्ल्स लैम्ब, टॉमस डी क्विंसी, कोलरिच। ली हंट माइनर में और विलियम कॉबेट। बायोग्राफिया लिटरेरिया, एसेज ऑफ एलिया, कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर और हैजलिट के एसेज। विक्टोरियन में कार्लाइल, जॉन रस्किन, वॉल्टर पेटर, आर्ट फॉर आर्ट सेक, मैथ्यू आर्नल्ड, कल्चर एंड अनार्की। और कुछ और इम्पॉर्टेंट हैं जैसे लेस्ली स्टीफन कौन थे, वॉल्टर बेगहॉट कौन थे, विलियम मोरिस कौन थे, मकॉले, न्यूमैन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मॉडर्न पेंटर्स किसका है, रेनेसां के ऊपर किसने लिखा है, वॉल्टर पेटर ने। हीरो वर्शिप, कार्लाइल ने। मॉडर्न में वर्जीनिया वुल्फ, टी.एस. एलियट, जी.के. चेस्टरटन, एल्डस हक्सली, वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डस हक्सली का नाम नहीं लिखा। और भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है यहाँ जैसे ई.एम. फॉस्टर, बर्ट्रैंड रसेल, जी.बी. शॉ, लाइटन स्ट्रैचे। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। फिर पोस्ट मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी में कोई अंत नहीं है किसी चीज़ का। यहाँ पे जॉर्ज ऑरवेल आ जाएंगे, रेमंड विलियम्स, रिचर्ड होगार्ट, स्टुअर्ट हॉल, एडवर्ड साइद, Susan Sontag, Christopher Hitchens. Just give me a minute, please.
सॉरी, यस, वेयर वाज आई? पोस्ट मॉडर्न एज, राइट? तो क्रिस्टोफर हिचन्स और कुछ कंटेम्प्रेरी नॉन फिक्शन राइटर्स जैसे अरुंधति रॉय हो गई, मैगी नेल्सन, जॉफ डायर, ए एन विल्सन, ये लोग हैं, ठीक है? दैट्स इट आज के लिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपने इन सबको एटलीस्ट एक बार रिवाइज करना है। हमने कितने किए एक बार देख लेते हैं। अच्छा, ऊपर वाले मैंने लिखे नहीं, उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 और अदर्स। मोर देन 31 नॉन फिक्शन राइटर्स यहाँ पे हमने रिवाइज कर लिए हैं। आपने जो ज्यादा अच्छे से करने हैं वो हैं कंटेम्प्रेरी वाले, ठीक है? कंटेम्प्रेरी और वर्ल्ड, मतलब इंडियन हो गए। इंडियन नॉन फिक्शन राइटर्स कौन से हैं? लेट मी जस्ट गिव यू अ फ्यू नेम्स, ठीक है? वेट करो। लिखती हूँ कुछ नाम, 10 मिनट्स और लेते हैं, है ना? तो अगर मैं इंडियन की बात करूं तो आ जाएंगे आपके पास पुराने से लेके, ठीक है? स्वामी विवेकानंद, क्या लिखा था इन्होंने? राजयोग, कर्म योग, दो वर्क्स हैं ये, राजयोग और कर्म योग, ठीक है? ये लेक्चर ट्रांसक्रिप्ट्स हैं इनके लेक्चर्स की, जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी को इंट्रोड्यूस किया टू द वेस्टर्न वर्ल्ड। दूसरा नाम आता है महात्मा गांधी। इनके वर्क से हिंद स्वराज से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल, 1909 का ये वर्क है। आपको ये पता है कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था? गुजराती में लिखा गया था, जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका को ट्रैवल कर रहे थे। इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक किया है और अपनी जो स्वराज, सेल्फ रूल वाला जो फिलॉसफी है, सत्याग्रह वाला फिलॉसफी है, उसको प्रमोट किया है। फिर माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखा है इन्होंने, सीरियल फॉर्म में आया था वो, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी है इनकी, चाइल्डहुड से लेके कब तक? 1921 तक, पूरी लाइफ की नहीं है। फिर तीसरा नाम यहाँ आता है श्री औरोबिंदो। (72 से 1950, और इनसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। द लाइफ डिवाइन इन्होंने लिखा था। और इन्होंने एक और लिखा था, योगा पे भी ये बहुत लिखते थे, तो सिंथेसिस ऑफ योगा इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट नेम, अगेन इस नाम से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बी आर अम्बेडकर। ठीक है, 1891 से 1956 तक। क्या लिखा इन्होंने? एनाइलेशन ऑफ कास्ट। एनाइलेशन ऑफ कास्ट से क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ओरिजिनली ये जो वर्क है, इट वाज अनडिलीवर्ड स्पीच थी एक्चुअली, जो इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस थी उसके लिए इन्होंने ये प्रिपेयर किया हुआ था।
एक बहुत ही फियर्स क्रिटिक है ये हिंदू कास्ट सिस्टम का, ठीक है। एक और उन्होंने वर्क लिखा था, हु वर द शूद्रास, 46 का। हिस्टोरिकल और टेक्सचुअल इन्वेस्टिगेशन है ये इनटू द ओरिजिन्स ऑफ द लोअर कास्ट, कैसे ओरिजिन हुआ। जवाहरलाल नेहरू, पुराने के जो जो हमारे सारे लीडर्स थे, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन सब, ये बहुत पढ़े लिखे लोग थे, किताबें लिखने वाले लोग थे। इन्होंने लिखा ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 196 लेटर्स का एक कलेक्शन है, रिटन टू हिज यंग डॉटर इंदिरा। बहुत सारे अलग अलग प्रिजन से इन्होंने लिखा इसमें, ओके। इन्होंने ही एक ऑटोबायोग्राफी लिखी, एन ऑटोबायोग्राफी, और 36 में लिखा, ये 1936 में। ये पूरी की पूरी प्रिजन में, जेल में बैठ के लिखी इन्होंने। पर्सनल लाइफ अलॉन्ग साइड द राइज ऑफ नेशनल मूवमेंट, सारा इसमें बताया है। और इन्होंने लिखा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। This was also written during his imprisonment at अहमदनगर फोर्ट। तो ये इंडियन हिस्ट्री को इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके ट्वाइलाइट ऑफ ब्रिटिश राज तक इन्होंने पूरा ट्रेस किया, ठीक है। फिर इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम आ जाएं तो हमें नाम मिलते हैं निराज सिंह चौधरी। इस एरा में हाईली पर्सनल मेमोइर्स, शार्प पॉलिटिकल एसेज हैं और ब्रिलियंट इंडिविजुअलिस्ट प्रोज स्टाइल्स भी आते हैं। निराज सिंह चौधरी ने भी लिखा क्या, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन अननोन इंडियन, पुराने लिख रही। इनका बहुत फेमस वर्क है ये। इट ट्रैक्स हिज लाइफ फ्रॉम हिज बर्थ इन किशोरीगंज टू हिज ईयर्स इन कैलकाटा। बहुत कंट्रोवर्शियल भी है क्योंकि इनको ना ब्रिटिशर्स बहुत पसंद थे निराज सिंह चौधरी को। इनको लगता था उनको जाना नहीं चाहिए इंडिया से। ही वाज लाइक इन लव विद दैट काइंड ऑफ अ कल्चर। तो जब वो चले गए तो ये बहुत दुखी हुए। उसके बाद ये भी चले गए, ही वेंट टू इंग्लैंड आई थिंक। जब वो ये वहां गए तो इनका जो ये भ्रम था ना पूरा दिमाग में, जो इल्यूजन था कि एक हम बना लेते हैं परसेप्शन, इन्होंने भी बना ली थी शायद, वो वहां जाके टूट गया। फिर ये आ गए, पैसेज टू इंग्लैंड। ये पहला ट्रिप इनका आउटसाइड इंडिया एट द एज ऑफ 57। द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्सी। ये ऐसे है ऑन द पीपल्स ऑफ इंडिया दैट वन द डफ कॉपर मेमोरियल प्राइज। नेक्स्ट नाम है वीएस नायपॉल का। क्या लिखा है इन्होंने बताओ। एक ट्रिलॉजी इन्होंने लिखी थी, वेरी सेलिब्रेटेड एंड वेरी कंट्रोवर्शियल ट्रिलॉजी, इंडियन ट्रिलॉजी कहते हैं उसको, जिसमें नाम है एन एरिया ऑफ डार्कनेस,
बहुत ही क्रिटिकल ट्रैवलॉग है ये, डिटेलिंग हिज फर्स्ट डीपली डिसइल्यूजनिंग ट्रिप टू हिज एंसेस्ट्रल होमलैंड। इंडिया जब ये आते हैं, इंडिया a wounded civilization. फिर इंडिया a million mutinies now. ये थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक है, a much more optimistic text focusing on individual voices and micro narratives. लेकिन जो दूसरे वाला है साइकोलॉजिकल और सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस है, विच वॉज रिटन ड्यूरिंग द इमरजेंसी जब इंडिया में हुई थी, ठीक है। फिर हाई पोस्ट कॉलोनियल और सबॉल्टन थ्योरी की बात करें इंडिया में, तो फिर हमारे पास गायत्री स्पिवाक आ जाती हैं। कैन द सबॉल्टन स्पीक, ठीक है, 1988 का। आपको पता है दिस इज अ लैंडमार्क, ऐसे हमने किया भी है, और इन्होंने क्रिटिक ऑफ पोस्ट कॉलोनियल रीजन भी लिखा था। फिर आते हैं हमारे पास होमी भाभा, लोकेशन ऑफ कल्चर। मिमिक्री, हाइब्रिडिटी, थर्ड स्पेस, एम्बिवलेंस, वो सब इसमें ही है। पार्थो चैटर्जी, पार्थो चैटर्जी ने नेशनलिज्म पे लिखे हैं बहुत सारे वर्क्स, जैसे कि द नेशन एंड इट्स फ्रैगमेंट्स। और इन्हीं के साथ है दीपेश चक्रवर्ती। इन्होंने लिखा था प्रोविंशियलाइजिंग यूरोप। ठीक है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि ही आर्ग्यूड अगेंस्ट द यूरोपियन हिस्ट्री एज द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर डेवलपमेंट। उन्हीं की हिस्ट्री देख के हमें उसको यूनिवर्सल मान के नहीं चलना चाहिए इस तरह से। इनके अलावा कंटेम्प्रेरी पे आए तो हमारे पास अरुंधति रॉय हैं, राइट, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है, इन्होंने लिखा 2001 में। ये इन्होंने एक ही नॉवल लिखा है, आई थिंक एक और आने वाली है कि क्या है, बट अदरवाइज नॉन फिक्शन वर्क्स ही हैं सारे। एक और लिखा इन्होंने लिसनिंग टू ग्रास हॉपर्स, ब्रोकन रिपब्लिक। ट्वीट्स के लिए बहुत कंट्रोवर्सी में रहती हैं ये हमेशा ही, कभी प्राइम मिनिस्टर पे कोई ट्वीट कर दिया इन्होंने या कुछ। इनके अलावा वी हैव अमर्त्य सेन, इन्होंने क्या लिखा, डेवलपमेंट एज फ्रीडम। यहाँ पे इन्होंने आर्ग्यू किया है इकोनॉमिक ग्रोथ must be measured by the expansion of human capabilities and real freedoms.
Argumentative Indian. It's a collection of essays celebrating India's long traditional history of public debate, intellectual pluralism, and heterodoxy. रामचंद्र गुहा, इन्होंने लिखा इंडिया आफ्टर गांधी. है ना? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये, of the world's largest democracy from 1947 to the 21st century. Pankaj Mishra, इन्होंने लिखा From the Ruins of Empire. From the Ruins of Empire. This one traces the intellectual shift of Asian thinkers responding to Western imperialism. और इन्होंने ही लिखा था एज ऑफ एंगर. अ हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट. एक कल्चरल, एक ग्लोबल कल्चरल क्रिटिक है, ट्रेसिंग द रूट कॉजेज ऑफ कंटेम्पररी पॉपुलिस्ट रेज. इतना गुस्सा क्यों है आजकल? ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? लेट मी थिंक कि कोई और मुझे याद आ रहा है. अगर अर्ली में चले जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का नाम आप लिख सकते हो. है ना? टैगोर ने नेशनलिज्म लिखा था, एक लेक्चर डिलीवर किया था टैगोर ने जापान में और यूएस में, और बहुत शार्प एक क्रिटिक प्रेजेंट किया नेशनलिज्म के अगेंस्ट. इंटरनेशनलिज्म होना चाहिए, स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म होना चाहिए. और इन्होंने एक और वर्क लिखा था द रिलीजन ऑफ मैन. यहीं पे राधा कृष्णन भी है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन. उन्होंने लिखा था इंडियन फिलॉसफी. दो वॉल्यूम्स में लिखा था. वो भी एक इंडियन फिलॉसफी स्कूल्स जो अलग अलग हैं, अस्तिका नास्तिका, उसको बताया है. एक इन्होंने आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ भी लिखा था. फिर नेक्स्ट में अगर जाएं तो सलमान रश्दी, उन्होंने मैं लिख देती हूँ, इमेजिनरी होमलैंड्स. एसेज एंड क्रिटिसिज्म है ये. बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का टेक्स्ट है ये. और डायस्पोरा का कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, क्रिएटिंग इमेजिनरी होमलैंड्स आउट ऑफ फ्रैगमेंटेड मेमोरीज. इन्होंने ही लिखा था स्टेप अक्रॉस दिस लाइन. ठीक है. फिर अमिताभ घोष, ये कुछ इंपॉर्टेंट नॉवलिस्ट जिन्होंने नॉन फिक्शन भी लिखा है. द इन एन इंडियन एंड इमाम, ये इन्होंने लिखा है. द इन एन इंडियन एंड द इमाम. और उन्होंने लिखा द ग्रेट डिरेंजमेंट. ये क्लाइमेट चेंज पे है. ठीक है, ये वाला इन्वायरमेंटल टेक्स्ट है 2016 का. और इन्होंने लिखा था द नटमेग्स केस कर्स. पैराबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस.
तो अमिताभ घोष, आपको पता ही है कि क्लाइमेट पे उन्होंने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, तो ये भी क्लाइमेट डिग्रेडेशन पे ही उन्होंने लिखा था। इनके अलावा हमारे पास दलित लिटरेचर आता है फिर, है ना, तो उसमें बामा करुकू, this was translated into English by Lakshmi Holmstrom, please remember. In 2000, otherwise ये work 1992 का है। ऑटोबायोग्राफी है, दलित, तमिल डायलेक्ट में लिखा गया था। फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि है, जूठन, अ दलित्स लाइफ। इसको किसने ट्रांसलेट किया? अरुण प्रभा मुखर्जी ने। अनटचेबल के ऊपर है। फिर शरण कुमार लिम्बाले हैं। इन्होंने क्या लिखा? टुवर्ड्स एन एस्थेटिक ऑफ दलित लिटरेचर। ठीक है, इसको किसने ट्रांसलेट किया? आलोक मुखर्जी ने। अदरवाइज टेक्स्ट जो है ये 56 का है। कितने हो गए हमारे पास? 30, 40, 51। बेबी कामले, क्या लिखा इन्होंने बताओ? द प्रिजन्स वी ब्रोक। ओरिजिनल मराठी में है, जीना आमूचा ऐसा कुछ करके। इसको किसने ट्रांसलेट किया? माया पंडित ने। ये ट्रांसलेशन स्टडीज में भी इनको हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये रीजनल टेक्स्ट्स हैं, रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे गए। दिस इज वाइडली कंसिडर्ड द फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी माया दलित वुमन इन मराठी। ठीक है, उर्मिला पवार हैं। फिर द वीव ऑफ माई लाइफ। इसका सब टाइटल है अ दलित वुमन्स मेमोइर्स, अगेन बाय माया पंडित। आयदन है ओरिजिनल जो टाइटल है। आयदान का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स वूवन इनटू बैम्बू। ये मेटाफर है, यू नो हाउ शी वीव्स टुगेदर द मेमोरीज ऑफ हर फैमिली। फिर वसंत मून, ग्रोइंग अप दलित। और लक्ष्मण गायकवाड़, द ब्रांडेड।
मैं इंग्लिश टाइटल्स आपको बता रही हूँ, ओरिजिनल टाइटल्स अलग हैं। जैसे इसका ओरिजिनल टाइटल है उछल्या, ऐसा कुछ, इन्होंने खुद ही ट्रांसलेट किया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला इसको। उछल्या कम्युनिटी है एक, जिसको क्रिमिनल ट्राइब भी कह देते हैं ये लोग, इसलिए। लक्ष्मण माने आउटकास्ट, इसको ट्रांसलेट किया A.K. कामत ने। कैकादी कम्युनिटी को एक्सप्लोर किया है महाराष्ट्र में इन्होंने। दैट्स इट, है ना। 56 राइटर्स हो गए, तो ये बहुत हैं आज के लिए। ओके, जस्ट रिवाइज देम टुडे। आज का दिन दे दो इनको, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, सी यू, बाय बाय।